पोजीशन यानी अगर आप पीरियोडिक टेबल में देखो, पीरियोडिक टेबल जो बना होता है दैट इज बेस्ड ऑन व्हाट, एटॉमिक नंबर। तो यहाँ पे इस तरह डेफिनेशन लेंगे, वी एटॉमिक नंबर is same, atomic number is same, but atomic mass is different, then it is called isotope. एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज एग्जांपल लेते हैं कार्बन का। वी हैव 3 टाइप्स ऑफ कार्बन अवेलेबल। फर्स्ट इज उसका एटॉमिक नंबर है 666, बट एज द डेफिनेशन सजेस्ट एटॉमिक मास विल बी डिफरेंट। तो यहाँ पे क्या होगा, 12 होगा, 13 होगा और 14। इस तरह बहुत सारे होते हैं, ऑक्सीजन के भी होते हैं, हाइड्रोजन के भी होते हैं। हाइड्रोजन जो है उसके देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोजन के 3 होते हैं पर सबके सिंबल अलग अलग है। इसका हाइड्रोजन है, इसका हाइड्रोजन है, इसका ड्यूटेरियम, इसको ड्यूटेरियम कहते हैं, इसको ट्रिटियम कहते हैं। सबका एटॉमिक नंबर सेम है 111, बट इसका एटॉमिक मास है 1, इसका एटॉमिक मास है 2, इसका एटॉमिक मास है कितना, 3। तो दीज आर कॉल्ड आइसोटॉप। आइसोटॉन, तो इसीलिए उसकी पोजीशन सेम होती है। इसीलिए क्या होता है, उसकी पोजीशन क्या होती है, यहाँ पे इसकी पोजीशन क्यों, क्योंकि एटॉमिक पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक नंबर के हिसाब से बना है। तो उसका मतलब हुआ कि भाई एक ही बॉक्स है हाइड्रोजन का, एटॉमिक नंबर 1 का बॉक्स है, उसके अंदर हाइड्रोजन भी आ जाएगा, ड्यूटेरियम भी आ जाएगा, ट्रिटियम भी आ जाएगा, ठीक है। बट जनरली जो मेन एलिमेंट होता है हाइड्रोजन, हम उसको बताते हैं पीरियोडिक टेबल में। नाउ आइसोटॉन, तो अगेन एज द नेम सजेस्ट आइसोटॉन, तो याद रखना आइसो का मतलब होता है सेम और टॉन का मतलब होता है न्यूट्रॉन्स। तो इससे आपको थोड़ी सी हिंट मिल जाएगी हाउ टू रिमेंबर द डेफिनेशन। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स विल बी सेम, ठीक है। इसका अगर एग्जांपल देखें तो सिलिकॉन है, फॉस्फोरस है एंड सल्फर है। सिलिकॉन, फॉस्फोरस एंड सल्फर। इसका एटॉमिक नंबर है 30, एटॉमिक मास है 30, 31 और 32। इसका एटॉमिक नंबर है 16, 15 एंड 14। तो हाउ इट इज आइसोटॉन। आइसोटॉन का मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम। तो हम जानते हैं न्यूट्रॉन्स फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है, a माइनस जेड। तो सबके a माइनस जेड कर लेते हैं। देखो यहाँ पे भी इसका a माइनस जेड कर लेते हैं, यहाँ पे a माइनस जेड कर लेते हैं, यहाँ पे a माइनस जेड कर लेते हैं। तो यू कैन सी 30 माइनस 14 आंसर क्या आएगा, 16। 31 माइनस 15 आंसर क्या आएगा, 16। 32 माइनस 16 आंसर क्या आएगा, 16। तो यू कैन सी हियर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर सेम, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड आइसोटॉन। नाउ आते हैं आइसोबार। बार यानी मास, तो जिसका इससे उल्टी डेफिनेशन हो जाएगी। ये जो है डेफिनेशन, इससे उल्टी डेफिनेशन हो जाएगी कि भाई एटॉमिक नंबर जो है, एटॉमिक नंबर विल बी डिफरेंट एंड एटॉमिक मास will be same, then they are called isobar. एग्जाम्पल देखते हैं, कार्बन एंड नाइट्रोजन। कार्बन एंड नाइट्रोजन, इसका एटॉमिक नंबर है 6, इसका एटॉमिक नंबर है 7, इसका एटॉमिक मास है 14। बट अगर आप देखो तो यहाँ पे एक कार्बन और हमारे पास अवेलेबल है, दैट इज ऑफ 14। तो इस केस में ये दोनों क्या हो गए, इस केस में ये दोनों जो है दे आर व्हाट, आइसोबार्स ऑफ ईच अदर, आइसोबार्स ऑफ ईच अदर। तो आपको याद रखना है कि यहाँ पे क्या सेम हो गया, आइसोटॉन, सॉरी आइसोबार, ठीक है। तो एटॉमिक मास विल बी सेम। तो ये इसके एग्जाम है। अब एक जो है, वैसे ये जो क्वेश्चन है वो 3rd चैप्टर में आता है, पर कभी कभी अगर आप जेईई नीट की बुक्स उठा के देख लो तो आपको ये क्वेश्चन आपको चैप्टर नंबर 1 में मिलेगा, तब आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो आइसो इलेक्ट्रिक सब्सटेंस, आइसो इलेक्ट्रिक सब्सटेंस किसको कहते हैं, आइसो इलेक्ट्रिक सब्सटेंस में देखो आइसो है और इलेक्ट्रिक, ठीक है। तो सब्सटेंस जिसका नंबर ऑफ क्या होगा, नंबर ऑफ 1 मिनट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जिसमें सेम होंगे, दे आर कॉल्ड आइसो इलेक्ट्रॉनिक सब्सटेंस। अब एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल में सपोज ले लिया मैंने Na+ और F- और O-2, ठीक है। तो अब मुझे सोच के बताओ
इन सब में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? तो देखो यहाँ पे इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 10 है। अगर ये +1 हो गया तो इसका एटॉमिक मास क्या हो जाएगा, 10। अगर इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 9। अगर ये -1, इसमें के इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 10। अगर ये 8 है तो, और ये चार्ज क्या है, -2, तो इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 10। दैट मीन्स तीनों में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 10। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड व्हाट, आइसो इलेक्ट्रॉनिक सब्सटेंस। ठीक है, तो दे आर कॉल्ड आइसो इलेक्ट्रॉनिक सब्सटेंस। अच्छा, अब थर्ड चैप्टर का ये क्वेश्चन यहाँ पे कर लेते हैं हम, कैसे करते हैं वो देखते हैं। थर्ड चैप्टर का एक क्वेश्चन, तो थर्ड चैप्टर का जो क्वेश्चन है उसमें ऐसा कह सकते हैं यहाँ पे भी, ये जो दो एटम्स है F माइनस, चलो एक और ले लेता हूँ, N-3 O-2 F माइनस, इन तीनों में रेडियस किसका सबसे ज्यादा होगा, यानी अरेंज, चलो अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियस, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियस। थर्ड चैप्टर अब चल चुका है सबका, तो ये क्वेश्चन मैं आपको करवाई देता हूँ। आपको स्क्रीन दिख रही है? ओके, 1 मिनट, तो स्क्रीन शेयर कर देता हूँ फिर से। चलो नाउ, अगर देखो ये सबका ये जो है वो सेम पीरियड के एलिमेंट्स है, ये 7 है, ये 8 है और 9 है। ओके, अगर सब में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चेक करें तो इसके अंदर 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसके अंदर भी 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसके अंदर भी 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। दैट मीन्स दे आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक एटम्स, जो मैंने ऊपर बताया। अब आइसो इलेक्ट्रॉनिक एटम है, पर अब देखो जरा ध्यान से कि इन सब में प्रोटॉन क्या हो रहा है। यहाँ पे प्रोटॉन क्या है, 7 है, यहाँ पे प्रोटॉन 8 है, यहाँ पे प्रोटॉन 9 है। तो प्रोटॉन का पावर इंक्रीज हो रहा है, बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो रहे हैं। दैट मीन्स अगर आप सोचे तो एज वी गो लेफ्ट टू राइट, अट्रैक्शन व्हाट इंक्रीजेस, बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर सेम। अगर अट्रैक्शन बढ़ता जाएगा तो एटॉमिक रेडियस क्या होगा, डिक्रीजेस। एटॉमिक रेडियस क्या होगा, डिक्रीजेस। समझ में आ रहा है, यस और नो, बोलो। Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. तो ये क्वेश्चन बीच में आ गया था, आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मैंने करवा दिया। ठीक है, चलो तो अब नेक्स्ट टॉपिक में जाते हैं कि ये भी कुछ बेसिक जैसा था। अब मेन चैप्टर के अंदर आ जाते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम को बहुत सारे साइंटिस्ट ट्राई कर रहे थे, उसमें से हमारे पास एक सबसे पहला जो साइंटिस्ट था, कुछ थोड़ा कुछ सक्सेसफुल था, उसका नाम है थॉमसन। थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल। ठीक है, थॉमसन एटॉमिक मॉडल को वाटरमेलन मॉडल भी कहते हैं, रेजिंग पुडिंग मॉडल भी कहते हैं। क्यों, इसका रीजन क्या? तो थॉमसन ने एक्सप्लेन किया कि एटम कैसा होता है, तो उसने एक मॉडल बताया। तो उसने कहा कि ये जो हमारे पास एटम जो है उसको एक कंसीडर करोगे एक वाटरमेलन जैसा है। तो मैं यहाँ पे रेड पल्प जो होता है वाटरमेलन का वो बता देता हूँ, कलर कर देता हूँ रेड पल्प का। ठीक है, तो द रेड color, red pulp that you can see, that we can consider it is a positive charge। और जिस तरह आप देखते हो पपैया और उसमें क्या फर्क है, पपीते और इसमें क्या फर्क है वाटरमेलन में? तो पपीता जो होता है अंदर से थोड़ा सा खाली होता है, पर वाटरमेलन में कभी अंदर स्पेस नहीं होती है। तो उसने कहा कि उसने कहा कि भाई जो रेड पल्प जो दिख रहा है
ठीक है, जो रेड बल्ब जो दिख रहा है वो इट्स अ पॉजिटिव चार्ज एंड इट इज स्प्रेडेड यूनिफॉर्म, वो हर जगह एक जैसा है। फिर उसने कहा कि इसके अंदर कुछ जगह इलेक्ट्रॉन्स जो है, ये इस तरह इलेक्ट्रॉन्स है, उसने उसने एक वर्ड यूज किया, इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड। एम्बेडेड का मतलब हुआ कि जिस तरह वाटरमेलन के अंदर आप देखो सीड्स अंदर तक फंसे हुए रहते हैं, उसी तरह इलेक्ट्रॉन्स भी क्या है उसके अंदर एम्बेडेड। दिस इज द स्टोरी ऑफ थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल। बट ये मॉडल थोड़ा आगे जाने के बाद फेल हो गया, क्योंकि इसमें ऐसा था कि इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड, यानी उसकी पोजीशन क्या है, फिक्स है। अगर उसकी पोजीशन फिक्स है, अब देखो इसकी लिमिटेशन क्या है, कभी आपको अगर लिमिटेशन पूछ ले तो लिमिटेशन भी आपको एक्सप्लेन करना है कि भाई यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड, यानी उसकी पोजीशन क्या है, फिक्स है। अगर उसकी पोजीशन फिक्स होगी तो हमें फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, इसका मतलब कि हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट नहीं होगा। बट एज अ साइंस के स्टूडेंट हम जानते हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट जो है दैट इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है तो वाटरमेलन में समझ लो, अगर वाटरमेलन में समझ लो सारे सीड्स अगर एक दूसरे से तीसरी जगह जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये जो चार्ज जो है वो चार्ज जो है वो पूरा यानी जो मॉडल जो है वो पूरा भरा नहीं होगा, कुछ खाली होगा। पर दोनों चीजें कॉन्ट्राडिक्ट करती है, अगर खाली होगा तो ही इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो सकता है, पर यहाँ पे तो वो कह रहा है भाई खाली नहीं है, पूरा भरा हुआ है वाटरमेलन की तरह, जो पॉजिटिव चार्ज है, और इलेक्ट्रॉन उसके अंदर फंसे हुए हैं। अगर फंसे हुए हैं तो फिर फ्लो कैसे होगा। ठीक है, तो ये चीजें कुछ कॉन्ट्राडिक्ट करती थी, तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम कुछ समझ में नहीं आया। बट कुछ हद तक ये राइट था, इसलिए उसको पढ़ा जाता। अब इसकी जो लिमिटेशन थी वो दूर करी एक साइंटिस्ट, जिसके बाद हमारे साइंस के अंदर टर्निंग पॉइंट आ गया, दैट इज कॉल्ड रुदरफोर्ड्स मॉडल। रुदरफोर्ड मॉडल क्या है वो आप जानते हो, आपने 9th में भी पढ़ा हुआ है। रुदरफोर्ड ने एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट लिया। कौन सा लिया? रेडियो एक्टिव मटेरियल। रेडियो एक्टिव मटेरियल का मतलब होता है कि जिसमें से रेडियो बनता है। इसमें से क्या होता है? रेडियो बचता है। ऐसा नहीं होता है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का मतलब होता है कि उसके अंदर से अल्फा, बीटा और क्या, गामा टाइप के रेज निकलते हैं, रेडिएशंस निकलता है, दैट इज कॉल्ड रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। यहाँ से उसने कुछ ऐसी अरेंजमेंट की कि सिर्फ अल्फा रेज जो है वो एक पतली सी स्लिट में, इसको कहते हैं स्लिट। स्लिट यानी एक बहुत ही कम स्पेस वाला होल, उसमें से पास करेंगे तो सिर्फ अल्फा रेस पास हो, और जो अल्फा रेस पास होंगे उसको उसने एक, इसको अभी बड़ा करके भी देखेंगे, ये स्मॉलर देख लेते हैं, उसको उसने एक गोल्ड फॉइल पे स्ट्राइक किया। गोल्ड फॉइल तो जो था उसकी जो विड्थ थी, थिकनेस थी, वो 100 नैनोमीटर थी। यानी सोच लो बहुत ही कम है, 1 सेंटीमीटर भी नहीं है, इट इज 100 नैनोमीटर। और इसके पीछे यहाँ पे उसने एक रखी थी फोटोग्राफिक प्लेट। यहाँ पे रखा था क्या? फोटोग्राफिक प्लेट। अब फोटोग्राफिक प्लेट का क्या काम है? जैसे यहाँ से चार्ज पार्टिकल्स, ये अल्फा रे जो है वो अल्फा रे जो होते हैं पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, और जनरली वो हीलियम 2+ के होते हैं। हीलियम 2+ इज कॉल्ड अल्फा रेज। ये याद रखना, अभी ये जी में एक एमसीक्यू आ चुका है। ठीक है, तो ये जो रेज जो है वो यहाँ पे स्ट्राइक होंगे, और उससे रुदरफोर्ड ने सारे कैलकुलेशंस किए। अब इसको जरा डिटेल में देख लेते हैं कि क्या है। तो देखो, इसको डिटेल में समझने के लिए हम यहाँ पे एक गोल्ड फॉइल बता रहे हैं। ये गोल्ड फॉइल बता देते हैं, उसके अंदर ये एक गोल्ड का न्यूक्लियस है, ये एक दूसरा गोल्ड का न्यूक्लियस है।
और यहाँ से सीधी डायरेक्शन में, यहाँ से क्या आ रहा है, सीधी डायरेक्शन में हमारे पास बहुत सारे अल्फा रेज आ रहे हैं। ये सारे अल्फा रेज आ रहे हैं, देखो ये एक अल्फा रेज आया, ये अपना न्यूक्लियस। अब क्या हो रहा है, ये बहुत सारे अल्फा रेज आ रहे हैं, तो एक जो अल्फा रेज जो है वो इस डायरेक्शन में जाएगा। कौन से डायरेक्शन में, ये देखो अल्फा रेज यहाँ से इजीली पास हो गया, दूसरा अल्फा रेज आएगा वो यहाँ से इजीली पास हो जाएगा, ये एक और अल्फा रेज है वो यहाँ से इजीली पास हो गया, एक और अल्फा रेज जो है वो यहाँ से इजीली पास हो जाता है। बट कुछ अल्फा रेज ऐसे हैं जो, देखो ध्यान से, सपोज एक अल्फा रेज ऐसा है जो यहाँ पे आता है बीच में, यहाँ पे दिख रहा है आपको, यस और यहाँ पे स्ट्राइक होने के बाद वो किसी एक और डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो जाता है, वो किसी डायरेक्शन में यहाँ से वो डिफ्लेक्ट हो जाता है, ये इस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो गया। वन मिनट, ठीक है, इस डायरेक्शन में वो डिफ्लेक्ट हो गया। तो कहाँ से आ रहा था, ये एग्जैक्ट इस डायरेक्शन में आ रहा था, देखो ये इस डायरेक्शन में आ रहा था और इस डायरेक्शन में क्या हो गया, ये डिफ्लेक्ट हो गया, ठीक है। तो उसी तरह यहाँ पे नीचे भी देख लो, नीचे भी बहुत सारे अल्फा रेस थे, वो यहाँ से पास हो गया, ये एक अल्फा रेस है यहाँ से पास हो गया, ये एक अल्फा रेज यहाँ से पास हो गया। बट कुछ अल्फा रेज ऐसे थे कि जो इस डायरेक्शन में आते थे और किसी और डायरेक्शन में, यानी किसी और डायरेक्शन में वो क्या हो जाते थे, डिफ्लेक्ट हो जाते थे। बट अब जरा ध्यान से, अब कुछ कुछ अल्फा रेज ऐसे थे जो बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में आ रहे थे, बिल्कुल सीधा आ रहे थे, और वो उसी डायरेक्शन में, यानी उसी डायरेक्शन में, यानी कौन सी डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में वापस चले गए। समझ में आ रहा है, सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन यानी कौन सी, ये वाली डायरेक्शन। तो जिस डायरेक्शन में आ रहे थे उसी डायरेक्शन में चले गए, और कुछ जो थे वो इस तरह क्या बनाते थे, एंगल्स बना के डिफ्लेक्ट हो जाते थे, उनको कहते हैं डिफ्लेक्शंस। अब समझते ये सारे कौन से रेस थे, ये जो आ रहे थे वो कौन से रेस थे, अल्फा रेस थे। अल्फा रेस कैसे होते हैं, पॉजिटिव। तो उसने कंक्लूजन निकाला कि पॉजिटिव रेज जो है उनका यहाँ से क्या हो रहा है, रिपल्शन हो रहा है। तो उसने ये कंक्लूजन निकाला कि बहुत सारे कंक्लूजन निकाले कि सबसे पहला कंक्लूजन ये निकाला कि भाई जो भी ये सारे रेज जो जा रहे हैं, ठीक है, वो क्या हो रहे हैं, न्यूक्लियस पे यानी सेंटर में आने के बाद सेंटर से क्या हो रहे हैं, वो डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। दैट मीन्स सेंटर के अंदर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। सेंटर से वो क्या हो रहा है, डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, दैट मीन्स सेंटर के अंदर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। तो इसके पहले वाली जो थियरी थी वाटरमेलन वाली, वो देखो, ये वाटरमेलन वाली थियरी अब यहाँ पे रॉन्ग प्रूव हो गई, क्योंकि उसने तो कहा कि भाई पूरा एटम ही पॉजिटिव चार्ज से भरा हुआ है वाटरमेलन की तरफ, जबकि यहाँ पे रुदरफोर्ड ने प्रूव कर दिया कि नहीं, अगर पॉजिटिव चार्ज हर जगह होता तो अल्फा रेज हर जगह से, यहाँ से और यहाँ से और यहाँ से हर जगह से डिफ्लेक्ट होते, पर ऐसा नहीं हो रहा है। अल्फा रेज सिर्फ एक छोटी सी, ये जो वेरी स्मॉल पोर्शन है, सिर्फ वहीं पे, वहीं से क्या हो रहा है, डिफ्लेक्शन हो रहा है।
तो दैट मीन्स पॉजिटिव चार्ज जो है वो सिर्फ कहाँ पे, सेंटर में है, जिसको बाद में हमने क्या बोला, न्यूक्लियस नाम दिया। ठीक है, जिसको बाद में हमने न्यूक्लियस नाम दिया। सेकेंड उसने कहा कि भाई इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग इन व्हाट, सर्क्यूलर पाथ। वो कैसे डिराइव किया वो हमारी टेक्स्ट बुक में नहीं है, क्योंकि उसके लिए उसने बहुत सारे अलग अलग रिसर्च की होगी, पर हमें सिर्फ उसका रिजल्ट देखना है। और उसने बताया भी बहुत सारे, मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स आर डिफ्लेक्टेड बैक, आर रिफ्लेक्टेड, और डिफ्लेक्टेड यूज करते हैं, डिफ्लेक्टेड बाय सम एंगल्स, some angles, and some rays are deflected in same direction, deflected in सेम डायरेक्शन। तो ऐसे कितने रेस थे, तो इसके 1:10,000, 10,000 में से सिर्फ एक रेस ऐसा था जो सेम डायरेक्शन में क्या हो रहा था, डिफ्लेक्ट हो रहा। इसका मतलब उसने कहा कि भाई जो पॉजिटिव चार्ज जो है, it is concentrated in very small part। जो थॉमसन का जो एटॉमिक मॉडल था, जो ऊपर दिखाया मैंने आपको, फिर से बता देता हूँ, थॉमसन का जो एटॉमिक मॉडल जो था उसको वो रॉन्ग प्रूव कर, ठीक है। और उसने ये भी बताया कि भाई एटॉमिक रेडियस जो है, एटॉमिक रेडियस जो है वो है 10⁻⁻10, 10⁻⁻10 मीटर, और जो न्यूक्लियस है उसका रेडियस जो होता है दैट इज 10⁻⁻15 मीटर। और उसने कंपैरिजन भी की, उसने कंपैरिजन इस तरह की भी, ये पोजीशन इस तरह की, एक फुटबॉल का ग्राउंड है, उसके अंदर आप बीच में एक फुटबॉल रख दो, दैट इज द रेशियो ऑफ द न्यूक्लियस एंड इट्स एटम। तो एटम से भी बहुत छोटा, बहुत ही छोटा न्यूक्लियस होता है, वो किस तरह, तो उसकी कंपैरिजन के लिए उसने एग्जांपल दिया कि एक फुटबॉल है, फुटबॉल का एक ग्राउंड है, और उसके बीच में आप क्या रख दो, एक छोटा सा फुटबॉल रख दो। तो इस टाइप का एक इमेजिनेशन है। सो न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल पोर्शन। तो ये था क्या, रुदरफोर्ड एटम, रुदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम। जिसके बाद पूरा साइंस हमारा, क्योंकि इसके सपोर्ट में बहुत सारी थियरी, नहीं इसकी लिमिटेशन भी है वो भी देखेंगे, बट बहुत सारी थियरीज जो थी हमारी वो इससे करेक्ट प्रूव हुई। बहुत सारे साइंटिस्ट ने इसको क्रॉस चेक भी किया, तो इसके सारे रिजल्ट्स राइट थे। कुछ कुछ लिमिटेशंस थी, पर वो उस लिमिटेशन के कारण कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता था, ठीक है। बट ये जो इलेक्ट्रॉन जो है, न्यूक्लियस है, उसकी पोजीशन के बारे में बहुत सारे साइंटिस्ट ने क्रॉस चेक किया, बट इट इज सक्सेसफुल मॉडल। और इसी के बाद हमारा पूरा साइंस का जो टर्निंग पॉइंट आ गया, और हमें मालूम पड़ गया कि भाई क्या एक परफेक्ट मॉडल हमारे पास आ गया। द मॉडल इज दैट कि बीच बीच में क्या होगा, न्यूक्लियस होगा एंड इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, जिसको हमने बाद में क्या नाम दिया, ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग इन सर्कुलर पाथ, दैट इज कॉल्ड ऑर्बिट, ठीक है। तो ये रुदरफोर्ड का मॉडल था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक था रुदरफोर्ड, और बाकी का नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं क्या है।